हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम का जो है डेट तो क्लियर हो चुका है कि आपका 8 जो है फरवरी को एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को कल से 1 तारीख से 1 दिसंबर से सीडीपी हो, हिंदी पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो या मैथ पेडागोजी हो, सभी का जो है सुपर सीरीज़ लेकर के आया हूँ। 2 महीने जो भी कुछ मैं अपलोड करूँ, जो कुछ भी मैं इस चैनल में अपलोड करूं उसको देखना है आपको, उसका नोट्स बनाना है, उसका रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है, रट डालना है। आपका सीटेट जो है पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जितना मटेरियल मैंने अभी लास्ट 1 महीने में दिया है वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, मैं जिस भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में जो जो पॉइंट्स आपको बताता हूं उसको नोट कर लिया करिए। और मेरे जो नोट्स हैं, जो प्रिंटेड नोट्स हैं, जो आपको नोट्स के रूप में क्लासेस में मिलते हैं, वैसे जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपको बिल्कुल सरल सिंपल भाषा में आपको दिया है, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। आपका सीडीपी, आपका सीटेड एग्ज़ाम 100% आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, जुकाम खांसी सबसे मैं पीड़ित हूँ। मैं फिर भी आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस जो है वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ऑडियो को मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को प्रिपेयर होने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आप लोगों के लिए हर जो है तकलीफ झेलते हुए मैं जो है आप लोगों को पेपर्स लेकर के आता हूं। तो प्लीज़ 100 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट को जो है कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी जो है शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो 100% आपको दूंगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। अब कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि वह अच्छी तरीके से स्कूल की ड्रेस पहन के आते हैं तब उन्हें प्रेरित समझाएगा, मोटिवेटेड, या फिर वो अनुशासन में रहेंगे, या फिर उपस्थिति में नियमित, या फिर शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ। देखिए, आंसर हो गया ऑप्शन डी। जिन लोगों ने आंसर डी लगाया वो सभी सही है। क्या होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो हम कैसे मानेंगे कि टीचर बच्चे जो है हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं? तभी होगा ना जब हम उनको टॉपिक पढ़ाएंगे और फिर वो टॉपिक से रिलेटेड अपने क्वेरीज पूछते हैं कि सर मुझे ये वाली चीज़ बात समझ में नहीं आई, या सर इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, सर ये इस ये क्या क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है। इस तरीके से अगर आप बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो हम ये मानते हैं कि बच्चे मोटिवेटेड है, उसमें ध्यान लगा के जो है इंटरेस्ट लेकर के उसमें पढ़ रहे हैं, प्रेरित रूप से वो समझ रहे हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जो है क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। कोई भी नाराज हो सकता है, ये बहुत आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये किस चीज से संबंधित है? देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है। नाराज अपना जो भाव होता है उसको दिखाने का तरीका, बहुत लोग होता है कि बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से पल भर में किसी ने कहा नहीं एकदम से चिल्लाने लगते। लेकिन सही मात्रा में कहाँ पे दिखाना है गुस्सा, कहाँ पे नहीं दिखाना है, सही आदमी के पास दिखाना है। पता चला कमज़ोर तो तुम ऑलरेडी हो और मंत्री जी के सामने चिल्ला रहे हो या अधिकारी के सामने चिल्ला रहे हो, तो धर के वो मारेगा तुमको। तो यही वो बात हो रही है। या फिर लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, अचानक रोड पे किसी ने कुछ कह दिया, आपने एकदम से झगड़ा मोल लिया और पता चला जो है अभी, हाँ अभी आज ही की न्यूज़ है कि एक व्यक्ति सिर्फ केवल झगड़ा होने पे जब उस झगड़े में शामिल हो गया कि भैया अरे मत करो मत करो मत करो, तो दूसरे जो जो झगड़े वाले थे ना उसको मार दिए, जान से ही मार दिए। तो ये जो संबंधित है ये उसके संवेग का। ऐसे लोगों का जो है इमोशंस जो होते हैं ना, संवेग जो होता है वो काबू नहीं रहता। वो पल भर में गुस्सा हो जाते हैं, पल भर में सामान फेंक देते हैं, है ना। ऐसे लोग जो है बड़े इरिटेटेड होते हैं, हर चीज़ में उनको जो है अपनी चलानी होती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है, उनका इमोशंस जो है, उनका संवेग सही रूप में विकसित नहीं हुआ है। उनके उनके परिवेश का जो है ये परिणाम। अब संवेग कैसे विकास से है? तो ये जो जिस परिवेश में वो रहे हैं, जिस पर्यावरण में रहे हैं, जिस परिवेश में उनका पालन हुआ है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे माता पिता उनके गुस्से वाले होंगे, या वो अपने आसपास लोगों को देखता है और देखता है कि अरे अच्छा ऐसा भी करने से काम बन जाता है, ये बड़ा हीरो बन जाता हूँ मैं, इस तरीके के भाव होते हैं। ठीक है, इनका सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। बात यहाँ पे समझ गए?
संवेग का मतलब होता है अपने इमोशंस पे काबू रखना, जैसे प्रेम आने पे एकदम से भावुक, एकदम से छत पे नहीं चढ़ जाना एकदम से, है ना। क्रोध आने पे कंट्रोल करना है, प्रेम हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, है ना, भय हो, डर हो, है ना, घृणा हो, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल रखते हुए अपने जो है कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल बाकायदा साफ सुथरा रूप में लिखा गया है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का संबंध क्या होता है एक व्यक्ति के डेवलपमेंट में, और ये बहुत ही आसान है। अगर आपको पता है कि एक माता पिता से मिलने वाले गुणों को हम कहते हैं आनुवांशिकता, और हमारे आसपास के जो भी वातावरण है, हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है पर्यावरण पर ज़्यादातर टिका रहता है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व इसी पर टिका रहता है। हमारा लालन पालन कैसे होगा, अगर हमारे माता पिता ने अच्छी परवरिश करी, अच्छे समाज में रखा, तो और हेरिडिटी ऑलरेडी अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है। हेरिडिटी आपकी अच्छी है अगर उसमें कोई शारीरिक विकलांगता नहीं है तो, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आपको कुछ पूर्वजों से आपको जो है एक बेहतर जीन मिल गए, कि आपको अंदर कुछ नया क्रिएटिव माइंडेड हो गया आपका मामला, है ना, तो तब वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका संबंध किस चीज़ से है, देखिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते। आंसर हो गया ऑप्शन डी। जैसे कि कहा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर क्रिया का परिणाम है। हेरिडिटी का संबंध माता पिता से मिलने वाले गुण है, और इन्वायरमेंट का संबंध है हमारे आसपास के परिवार, फैमिली, जिस जगह हम काम करते हैं, इस सब से है, ठीक है। तो ये दोनों जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को, सभी चीज़ें के कैरेक्टर को पूरा प्रभावित कर डालते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर टीचिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, वो है समस्या समाधान विधि। ये तो होनी चाहिए भाई, कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। गतिविधि, उपागम, व्याख्यान विधि, यहाँ पे जो सही आंसर है, मतलब जो गलत है, जो शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाएगी, वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है वो बड़े हाई स्कूल, मतलब और BA BSc वाले टाइप के जो है इंजीनियरिंग क्लासेस में ही काम आती हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि का क्या होता है, टीचर किसी चीज़ की व्याख्या करता है और बच्चे चुपचाप सुनते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षक जो है केंद्रित विधि होती है, जहाँ पे शिक्षक जो है केंद्र में होता है, टीचर केंद्र में होता है, और बच्चे सिर्फ जो है इनएक्टिव रूप में सुनते हैं उसकी, है ना। जैसे प्रवचनकारी जो है, व्याख्यान विधि को कई बार प्रवचन विधि भी कह सकते हैं। तो कई बार जो है ये शब्द भी लिखा आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। इसे कहते हैं ZPD, है क्या। वाइगोस्की जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, इन्होंने 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना। सामाजिक और सांस्कृतिक जो है संपर्क को महत्वपूर्ण माना, उसके बाद भाषा को महत्वपूर्ण, इनके दोनों के होने से भाषा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद ये जो विकास क्षेत्र है, इसका मतलब है कि जो बच्चे की जो एक्चुअल क्षमता है, मान लीजिए उसकी क्षमता 20 तक की गिनने की है, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता अभी इस समय ये है कि वो 10वीं तक की गिनती उसको आता है, 10 तक की गिनती। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है उसी को कहेंगे हम ZPD। ये है क्षमता और ये है उसकी वास्तविक क्षमता, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं ZPD। और ये ZPD को कैसे कवर करोगे, तो ये हम जो बच्चे की जो सहायता है, मोर नॉलेज अदर वाले व्यक्ति की मदद से हम इस ZPD के जो है हम कवर कर देंगे, ठीक है। बात यहाँ पे समझ गए। आंसर यहाँ पे देख लीजिए, 5वें का आंसर है यहाँ पे, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले के बीच का अंतर है, ऑप्शन यहाँ पे C। जो मैंने आपको बताया है वो उस बात को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चों की गलतियां जो है ये प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, या फिर बार बार अभ्यास के लिए तुरंत सुधार देनी चाहिए, या फिर अधिगम का एक भाग है और विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल ही महत्वहीन नहीं है, है ना। ये आंसर हो गया ऑप्शन C। गलतियों को जो है
एक अधिगम का हिस्सा मानना चाहिए। ये एक सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इससे आपको भी पता चल जाता है कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं और उसको कैसे सुधारना है ना? किन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम बच्चों की गलतियों को सुधार सकते हैं। तो गलतियों को हमें एक पॉजिटिव जो है अप्रोच के साथ देखना है और ये उनके विचारों का अंतर्दृष्टि देती है। अपने उनके विचार किस प्रकार से बाहर आ रहे हैं, है ना? वो उसको एक एक्सपैंड करने का मौका मिलता है गलतियां करने से, ठीक है? तो उसको तुरंत सुधारना नहीं चाहिए कि एकदम से सुधार दो, पटका पटकी मचा दो, मारा मारी मचा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों की गलतियों को एक बहुत पॉजिटिव रूप में देखते हुए हमें उनके सुधरने का मौका देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप सलाह नहीं दे रहे हो, उसमें एक क्या बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग वाली जो है आपको मदद करनी चाहिए। टेम्परेरी एक हेल्प देते जाइए थोड़ी थोड़ी करके। इससे बच्चे की लर्निंग स्किल्स अपने आप बेहतर होती चली जाएगी। बात यहाँ पे समझ गए? देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसी रूप में आएगा, इसी भाषा में आएगा, पर ऑप्शंस को थोड़ा दाएं बाएं चेंज होगा। टॉपिक में सिलेबस आधारित है। पेपर में जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए उन्हीं आधार बना करके मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो कई बार आपको क्वेश्चंस चाहे सिंपल लगे या हार्ड लगे, आपको सॉल्व करना है और ये सारी बातों को आपको सुनना भी है, ठीक है? शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो अगर आप शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, तो आपको किस चीज का ध्यान नहीं रखना है? व्यक्तिगत भेद का? तो इस चीज का तो हमें 100% ध्यान रखना है। जो इस चीज का हमें ध्यान नहीं रखना है वो है अभिभावकों की पृष्ठभूमि। भैया वो गरीब हैं कि अमीर परिवार से आते हैं, कि कानपुर से आते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कि अमेरिका से आते हैं, कहाँ से आते हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। अभिभावकों के पृष्ठभूमि का कोई ध्यान नहीं, बाकी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर कि भैया बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसका आईक्यू लेस है, या शारीरिक कोई अपंगता है, ये विषय की विशिष्ट जो है प्रकृति, किस तरीके के नेचर का जो है ये सब्जेक्ट है, और इसमें किस तरीके के शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को हम जो है ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत भेद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एक बहुभाषी क्लास होती है। भाषा के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे सबकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें व्यक्तिगत भेद भी ध्यान रखना होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है? अब इन चार में से कुछ भी पूछ सकता है, एक ऑप्शन हटा देगा, दूसरा ऐड कर देगा, ये चीजें एक नॉर्मल से क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, बच्चा कैसे जो है बेहतर तरीके से सीख सकता है? यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, बाकी सभी यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है? यहाँ पे व्याख्यान और स्पष्टीकरण है तो तुरंत यहाँ पे काट दीजिए। कक्षा में जो पीरियोडिक जो है टेस्ट पर ध्यान देना कि भैया हम पूरे साल में 4 टेस्ट कराएंगे, तभी जो है बच्चा सीखना उसका समृद्ध होगा, तो इस पर ध्यान हमें नहीं देना है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, इससे कोई फायदा होगा नहीं। इससे फायदा होगा, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन सीखना समृद्ध हो सकता है जब हम वास्तविक दुनिया से जुड़े हुए उदाहरण हम बच्चों के सामने लेकर के आते हैं, ठीक है? तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां टीचर, शिक्षक जो है व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के समय। तो 9 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार किसी शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके प्रशिक्षित हो। जो टीचर होने चाहिए वो जो शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करके जो है प्रशिक्षित हो सके, वही होनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है? देखिए, ऐसे प्रश्न जो बच्चे की सृजनात्मकता का जो है मूल्यांकन करे कि बच्चा पढ़ने में कैसा है ना? बच्चा क्रिएटिव माइंडेड है कि नहीं, बच्चा तर्क करने में बेहतर है कि नहीं, है ना? बच्चा अपने प्रश्नों का सवाल कैसे दे पा रहा है, उसका उत्तर किस रूप में दे पा रहा है, तो इसका संबंध है अपसारी प्रश्न से। अपसारी, जहां पे बच्चे से हम, एक सिंपल भाषा में समझिए कि बच्चे से हम एक प्रश्न पूछते हैं और वो बच्चा उस प्रश्न के कई उत्तर दे दे, तो हम ये मानते हैं कि बच्चा सृजनात्मकता वाला है। जैसे हमने कहा कि उदाहरण के लिए हमने कहा कि
16 जो है किस संख्या से विभाजित होगा? तो आपने कहा 2 से, 2 अट्ठे 16। फिर भैया 16 जो है 4 से भी हो सकता है, 4 चौको 16। फिर भैया 16 8 से भी हो सकता है, तो 8 होगा। 16 16 से भी संख्या डिवाइड होगी। तो देखिए उसके कई उत्तर हो गए कि नहीं? यहाँ 8 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 16 से भी हो रहा है ना? तो ऐसे होता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न के उत्तर दे पाए तो उसे हम अपसारी प्रश्न कहते हैं। अपसारी चिंतन मतलब ऐसे जो है प्रश्नों पे वो चिंतन कर पा रहा है, वो सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन ए मिल गया हमें। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शंस को तुरंत काट दो। बच्चों को कष्ट होता है, ये शब्द ही देख के काट दो। बच्चों विद्यालय आने से पहले उनका पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये भी तुरंत काट दो। भैया बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके पास भी पहले से नॉलेज होती है। वो खाली स्लेट नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे करके नहीं आता कि जो है गोलमाल का जो है वो क्या बोलते हैं तुषार कपूर बन के आता हो। ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब है कि विकास जो है निरंतर चलती है। अब निरंतर चलती है तो ये निरंतरता का सिद्धांत कहलाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पे ये जो है विकास की प्रक्रिया उसके गर्भ से शुरू हो जाती है। जब भ्रूण बन जाता है तभी उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और गर्भ से प्रारंभ होकर उसके कब्र या मरने तक चलती रहती है। तो पूरे जीवन काल उसका विकास चलता रहता है और पूरे जीवन काल उसका विकास कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से प्रभावित होता ही रहता है। ठीक है, अपना अधिगम भी इसी चीज को हम कहेंगे कि कई बार क्वेश्चन ये विकास की जगह अधिगम दे देते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर उसके मरने तक चलती रहती है। व्यक्ति मरने तक कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो सामाजिक रूप से सीखे, चाहे वो कोई किसी स्किल के रूप में सीखे, कुछ भी चलता ही रहता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। देखिए कई बार अंतः संबंध लगा देते हैं, एकीकरण लगा देते हैं, अंतः क्रिया का सिद्धांत लगा देते हैं, सभी गलत है। निरंतरता, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से कहेंगे। बात यहां पे समझ गए? बालक का विकास किन चीजों का परिणाम है? ये क्वेश्चन इतना कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे 101% पूछेगा। विकास जो होता है, एक मानव जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से मिलकर के बना होता है। हेरिडिटी जहाँ पे संबंध है इसके माता पिता से मिलने वाले गुण को हम कहेंगे। ठीक है, माता पिता या उससे पहले की भी उसके भी माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, या उससे पहले की। अब उनमें से ये जुआ जैसा है कि उनमें से किसके पास कौन सा गुण, कौन सा जेनेटिकल जो है गुण इस बच्चे को मिल जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि एक बच्चे को आर्ट में अच्छा हो जाए, एक बच्चा जो है साइंस वाले पोर्शन में बहुत अच्छा करता हो। तो ये सब जेनेटिक्स के कारण है। उसके बाद फिर माता आसपास का जो माहौल है, आप जिस फैमिली में, किस फैमिली में जन्मे हैं, है ना, आपकी फैमिली कैसे है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स का जो है लैंग्वेज और भाषा और उनका जो है व्यवहार कैसा है ना, आसपास का जो सोसाइटी है वो कैसी है। तो ये सब जो है मैटर करता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो एक बच्चे की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो है, यहाँ पे आंसर हो गया, देखिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, सहभागिता। आंसर हो गया ऑप्शन सी। सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरदायित्व की अनुभूति, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ईमानदारी भी नहीं होगा और आंसर डी भी नहीं होगा। यहाँ पे सहभागिता है जहाँ पे बच्चे के अंदर एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करने की जो है भावना होनी चाहिए। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ऑलरेडी अपलोडेड टॉपिक है, मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको इस टॉपिक को दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं इस टॉपिक को जिस रूप में मैंने पढ़ाया है इससे बेहतर पढ़ नहीं सकते आप। मतलब आपने अगर ये पढ़ लिया तो कितना भी खतरनाक से खतरनाक टीचर भी आपको मिल जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा।
ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा। आपको इतना सिंपल भाषा में हर एक पॉइंट्स पे मैंने जो है चर्चा किया, बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, ऐसा टॉपिक मैंने दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में या फिर मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में जो है आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, इसमें 3 चरण दिए गए थे। 3 चरण में जो पहला चरण है, जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे में पहला पहला चरण है, तो इसका मतलब है बच्चे में नैतिकता होगी ही नहीं। अब नैतिकता होगी नहीं तो नैतिकता लाओगे कैसे? तो भैया नैतिकता उसको बाहर से दी जाएगी। बाहर से कौन देगा? उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी उसको सही और गलत बातें बताएंगे कि बेटा ये गलत बात होती है, ऐसे नहीं करते, है ना। ये सारी चीजें सिखाएंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। प्रत्येक चरण के उसके 2 स्तर होते हैं, उपचरण कह लीजिए। इसके उपचरण है दंड एवं आज्ञा पालन, यहाँ पे हम दंड शब्द लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है हम सहायक शब्द लिख देते हैं, या फिर कई बार सेल्फ इंटरेस्ट शब्द इस्तेमाल हो जाता है, जिसे कहते हैं हम आत्म अभिरुचि। यहाँ पे बच्चा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा, तुम मेरे लिए कर दो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यहाँ पे दंड से बचने के लिए बच्चा जो है आज्ञा का पालन करता है। जैसे माता, उसको पता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मम्मी मेरे को कूट देगी, चप्पल ही चप्पल मारेगी, तो जो है वो ये काम कर देता है, क्योंकि दंड उसको नहीं खाना है, मार नहीं खानी है। तो दंड से बचने के लिए वो नैतिकता का पालन करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अनुपस्थिति की बात हो रही है। यहाँ पे बात समझ गए? चलिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन दिया गया है पियाजे का। ये कथन आपको रटा होना चाहिए। पियाजे, जिसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के रूप में बना दिया है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। मैं फिर से कहूँगा, आप सभी को जो सीटेड देने जा रहे हैं, जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको भी मैं देखने की सलाह दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो यहां पे शब्द दिया है तार्किक रूप से, चिंतन कर रहा है बच्चा घटना वस्तुओं के बारे में, तो हम इसको हम रखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। यहां पे बात समझ गए। यहां पे बच्चा जो है वस्तुओं का तार्किक विश्लेषण करने लगता है ना। वस्तुओं के बीच में संबंध खोजने लगता है। बच्चों, इसमें जो है बच्चे के अंदर जो है क्रमबद्धता आ जाती है, क्रम से चीज़ों को लगाने लग जाता है, चीज़ों का सही विश्लेषण करने लग जाता है, चीज़ों का सही वर्गीकरण करने लग जाता है, संरक्षण जैसे कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है। ये सभी शब्द आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास में सही और गलत प्रश्नों के बारे में आपका निर्णय क्या है, आप सही निर्णय, कैसा निर्णय लेते हैं, है ना, ये दर्शाता है। ये चिंतन प्रक्रिया को दर्शाता है नैतिक तर्कणा। तर्कणा मतलब आपने सही और गलत में जिस चीज को भी चुना है, ठीक है, उसके पीछे का तर्क आप देंगे। तो तर्क अगर सही कर पा रहे हैं कि मैंने इस ऑप्शन को इसलिए चुना क्योंकि मेरा ये पॉइंट है, मैं इस ऑप्शन को चुनता हूं क्योंकि मेरा ये पॉइंट है, इसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा में क्या होता है? जब हम दो समान चीजों में हम तर्क जब हम दो समान चीजों में जो है तुलना करते हैं, जैसे माता पिता में सबसे ज्यादा प्रेम किसे करोगे, दो सबसे पसंदीदा चीज में एक को चुनना हो, चॉकलेट को चुनोगे कि दूसरी वाली चॉकलेट को चुनोगे, है ना, ऐसा होता है। गर्लफ्रेंड और माता पिता में किसी को चुनना हो कि भैया मुझे किसे चुनना है, ऐसा जो है ऑप्शन आप समझ सकते हैं। तो नैतिक दुविधा आ जाती है, जहां पे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, है ना, ये वाला सिचुएशन हो जाती है। तो यहां पे पॉइंट ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। ये बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा किस अवस्था के अंतर्गत है? मैंने आपसे बताया था कि 3 चरण है, कोहलबर्ग का जो है सिद्धांत के 3 अपने चरण हैं, और इन 3 चरणों की अगर मैं बात करूं
तो 3 चरण में ये जो कह रहा है कि एक बच्चा जो कह रहा है कि आप मेरे लिए ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, मतलब यहाँ पे नैतिकता का जो बात है, यहाँ पे जो नैतिकता है वो लेन देन पर आधारित है। कहाँ पर? लेन देन पर आधारित है ना। मेरे लिए करोगे तो यहाँ पे बच्चा स्वार्थ बेस्ड है ना, स्वार्थी टाइप का बच्चा है ना, लालची किस्म का है, स्वार्थ देख करके काम कर रहा है, ऐसे समझ रहे हो ना, स्वार्थ लाभ के आधार पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस जो सिद्धांत को हम सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण कहेंगे। और ये जो चरण है, ये और ये चरण पहला है, और अच्छा वाला दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है। ठीक है, 3 चरण थे, तीनों के तीनों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको टॉपिक को कर लेना। कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, पर वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मैं फिर से कहूँगा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता। इस क्वेश्चन को रट लो अपने अपने तरीके से। मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ही बताता हूं इस प्रश्न में, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूं समझ लो कि हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए। वाइगोस्की और पियाजे के संबंध में इनके जो दृष्टिकोण है वो क्या था? तो भाषा और चिंतन के बारे में इनके दृष्टिकोण अलग अलग थे। वाइगोस्की पहली बात और पियाजे दूसरी बात। अब यहां पे एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। हम सिर्फ केवल भाषा और चिंतन के बारे में बात करेंगे। इन्होंने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का परिणाम बताया है। क्या बताया है? परिणाम बताया है, लिख लो। इन्होंने कहा कि पहले बच्चे की सोच विकसित होती है, पहले बच्चे का विकास विचार जो है सोच विकसित होती है, थिंकिंग एबिलिटीज विकसित होती है, और फिर जो है आती है बच्चे की भाषा। जितना ज़्यादा बच्चा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, भाषा का बेहतर प्रयोग करना जान जाएगा, सीख जाएगा। ठीक, वाइगोस्की के संबंध में अगर मैं बात करूं तो भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का साधन है। वहां पे परिणाम बताया था, यहां पे इसको साधन है, मतलब भाषा और विचार एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को पोषण दे रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा जो है सोच को आगे बढ़ाती है। भाषा पहले आएगी फिर सोच आएगी। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। डिसलेक्सिया किस चीज से संबंधित है? देखिए, अधिगम विकार एक टॉपिक है जो बाकायदा सीटेट के सिलेबस में दिया गया है। अधिगम विकार आपको 101% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही 5 अधिगम विकार है, मैंने कम से कम 15 अधिगम विकार कराए हैं। और आज भी जब भी बच्चे पढ़ते हैं उसको कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है। आप भी उस टॉपिक को पढ़ लेना। हालांकि मैं नया फिर से अपलोड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने आलसी होते हैं ना, पीछे जाके देखते नहीं है। वो रोज कहते हैं मुझसे, सर जी कोहल बक का मैंने 15 दिन 20 दिन पहले पियाजे कराया है, और लड़के मैं रोज बोल बोल करके थकता हूं कि पियाजे पढ़ लो, उसके बाद भी कमेंट कर देते हो कि सर जी पियाजे पढ़ा दो। अरे भाई पीछे चले जाया करो यार, चैनल में जाओ और पीछे देखा करो, है ना, कि सर ने पढ़ाया है कि नहीं, कोई टॉपिक इस टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है, तो उस सारे टॉपिक्स को देखा करो। मैं बार बार तो एक टॉपिक को 10 बार अपलोड तो नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिगम विकार वाला टॉपिक देख लो, ढूंढ लो पीछे जा करके, है ना। वीडियोस में 10 20 30 वीडियो में आपको मिल जाएगा, 1 महीने पुराने आप देखोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया का संबंध है पठन संबंधी विकार से। यहाँ पे बच्चा जो है शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाता, जैसे बी को डी पढ़ लेगा, पी को क्यू पढ़ लेगा, इस तरीके से उसको शब्दों को पहचानने में पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, यहाँ पे पठन संबंधी विकार है। गणितीय संबंधी कौशल को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। लेखन संबंधी समस्या को हम डिसग्राफिया कहते हैं। और वाचन संबंधी को जो है हम ऑस्ट्रिज्म जो है, ऑस्ट्रिज्म हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मेरी आवाज बैठ गई है, और
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार टीचर हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। देखिए मैंने आरटीई, राइट टू एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ, इन 3 टॉपिक का एक वीडियो आपको अपलोड कर रखा है। 100% देख लेना। मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको सही रूप में पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं बार बार जब मैं इस बात पे जोर दूं कि इसको देख लेना, आपको पूरे सीटेट के 150 एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूरे जो है इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और गलतियां करोगे करोगे 101%, इसलिए उसको देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब यहां पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यहां पे जो सही आंसर है वो है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। द्विखंड सिद्धांत जो किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का 2 खंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ये आपको बिल्कुल अच्छे से रटाना चाहिए। द्विखंड मतलब एक सामान्य फैक्टर जिसे जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य फैक्टर को जो एक नॉर्मल जो हम लोग अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, उसी को कहते हैं हम सामान्य फैक्टर, सामान्य बुद्धि कहते हैं। स्पेसिफिक जो विशिष्ट कार्यों में लगाते हैं हम बुद्धि को, जैसे किसी मैकेनिक का जो है दिमाग हो, वह स्पेसिफिक ही हुआ। म्यूजिक बजाते हैं तो वह स्पेसिफिक हुआ। गणितीय जो है समस्याओं का सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नए जो है थ्योरी ईजाद करते हैं, खाली स्थान को समझ जाते हैं कि भैया इसमें बढ़िया सा आर्ट ड्राइंग कौन सी बनानी चाहिए, है ना। इस तरीके के जो है हम स्पेसिफिक बुद्धि में रखेंगे। तो एक जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है इन 2 फैक्टर से मिलकर के बनी होती है, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। ये बात यहां पे समझ गए। हालांकि इनके द्विखंड सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। किन्होंने की होगी? उन लोगों ने की होगी जिन्होंने ये द्विखंड सिद्धांत की जगह यहाँ बहु जो है फैक्टर दिया होगा, मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया होगा या मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत दिया होगा। तो वो तो थॉर्नडाइक है और जो है गार्डनर है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीयरमैन के द्विखंड सिद्धांत की आलोचना गार्डनर और थॉर्नडाइक ने की थी, ठीक है, अपने सिद्धांत दे करके। ये बात यहां पे समझ गए और क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अब ये आपने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देखा, अब यहां पे बुद्धि का यहां पे मल्टी फैक्टर थ्योरी ध्यान रखिएगा। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। कई बार मल्टी फैक्टर थ्योरी को बच्चे गार्डनर से जोड़ लेते हैं, लेकिन गार्डनर से आपको नहीं जोड़ना है। यहां पे मल्टी फैक्टर है, बहुकारक सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि को 3 रूप में डिफाइन किया था। उन्होंने 2 में, इसने 3 में कर दिया। 3 कौन सी थी? पहली थी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। दूसरी थी कॉन्क्रीट जिसे कहते हैं हम, या ठोस बुद्धि, मूर्त बुद्धि, ठीक है। और यहां पे तीसरी है अमूर्त बुद्धि, ठीक है। बस इस 3 रूप में डिफाइन किया था। चलिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो क्रिस्टलीय प्रतिमान जहां पे इसके सिद्धांत दिया था कैटल ने, ठीक। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं दबी हुई इच्छाएं होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपूर्ण इच्छाएं होती, या फिर कह सकते हैं वासना से भरी होती हैं, है ना, है ना, ये सब। और ये होती हैं ऑप्शन ए में इडम, इड, इड जो होती है दबी हुई इच्छाएं होती हैं और इनकी वो पूर्ति तुरंत चाहता है, तुरंत पूर्ति चाहता है। इनकी पूर्ति जो है वो तुरंत चाहता है, ठीक है, तुरंत होनी चाहिए। इड में तुरंत होनी, जैसे एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, जमीन में लौट जाएगा, रोड में लौट जाएगा, फैलेगा, रोएगा, गाएगा उसको, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा कुछ, बस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब ईगो वाले में क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ये ईगो में क्या होता है, ये यथार्थ, यथार्थ मतलब थोड़ा सा रियलिस्टिक रहेगा। यथार्थ,
यहाँ पे क्या होता है, वो देख करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। देख रहा है कि अरे यार अभी चॉकलेट की सिचुएशन नहीं है ना, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में जब दुकान के पास होंगे ना तब ज़मीन में लूटूंगा, अभी नहीं लूटूंगा, है ना। और यहाँ पे इड में क्या होता है, बच्चा कहीं पे भी लूट रहा है। टॉफ़ी चाहिए, अब बेटा यहाँ पे कहाँ टॉफ़ी मिलेगी, रात के 12 बज रहा है, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे कर रहा है। यहाँ पे क्या है, वो कह रहा नहीं अभी नहीं, कल जो है जब दुकान में जाऊँगा ना तब जो है माँगूँगा, तब फैलूँगा। तो ये यहाँ पे यथार्थ से जुड़ी होती है। वहीं पे परम जो है सुपर ईगो वाला क्या होता है, यहाँ पे जो इच्छाएँ होती है वो नैतिकता से जुड़ी होती है कि अरे छोड़ो रहने दो, मम्मी को क्यों परेशान करना, पापा को क्यों परेशान करना टॉफ़ी के लिए, एक चॉकलेट के लिए, जाने दो, रहने दो। ये होता है नैतिकता या आदर्शवादी वाला मामला है, ठीक है? ये जो सिद्धांत है, ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सिगमंड फ्रॉइड से संबंधित है, जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था या मन का विश्लेषण किया था। मैंने प्रॉपर वीडियो दिया है, प्रॉपर बिल्कुल कंप्लीट नोट्स, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, कई बच्चे डिस्क्रिप्शन में ही नहीं ढूंढ पाते, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर नहीं मिल पा रहा तो बस इतना कह देना कि सर जी जो है सिगमंड फ्रॉइड दे दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। चलो, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन क्यों करते हो। अरे आपने अक्सर स्कूल में, हमारे स्कूल में जब सिलेबस सिलेबस दिया जाता था, पेपर होता था, तो जो है उसमें जो है टेस्ट पेपर लिखा रहता था, या अब जो है बड़े बड़े महंगे महंगे जो स्कूल होते हैं ना, वो लिखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब बच्चे का हम रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका जो है ये सिलेबस है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये जो है। तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे की जो है कमियों को जानना, या फिर बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है, क्या किया है, सारी चीज़ें एक रिपोर्ट कार्ड। तो ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, उपलब्धि को मापना, ये जो है होता है यहाँ पे, या फिर सीखने में होने वाली कमियों को जानना और उसका निदान करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये शब्द बस याद रखना, गड़बड़ नहीं होगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे टीचर द्वारा देखा जाना चाहिए। तो बहुभाषी कक्षा को एक समस्या के रूप में नहीं देखना है, इसे संसाधन के रूप में देखना है ना। क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक नॉलेज है, और बच्चा हर चीज, हर मतलब भाषा सीखेगा। और वैसे भी ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जो बच्चे बहुभाषी होते हैं, जिनकी पकड़ एक भाषा से ज़्यादा होती है, जैसे कुछ बच्चे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कमांड अच्छे हो, उनके जो स्किल्स होती हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, उनकी आईक्यू अच्छी होती है, वो पढ़ने लिखने समझने सोचने संज्ञानात्मक हर चीज़ में वो बेहतर होते हैं जो एक भाषी बच्चे से। तो याद रखिएगा, संसाधन के रूप में देखना है, पॉजिटिव टर्म्स के रूप में हमें इसे देखना है। बात यहां पे समझ गए। बच्चे को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है। यहां पे आवश्यकता पड़ने पर सहयोग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प करना। टेम्परेरी हेल्प हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसका संबंध है पाड़ से। और ये जो सिद्धांत, ये जो थ्योरी इजाद की गई है, ये वाइगोस्की की बताई हुई है, जहाँ पे इन्होंने तीन जो है चीज़ों को बच्चे के सीखने के संदर्भ में बताया है। क्योंकि बच्चे के सामाजिक संपर्क के द्वारा बच्चा सीखता है, जेडपीडी हो, मोर नॉलेज अदर्स वाला हो, या पाड़ हो, ये सभी सामाजिक संपर्क से ही जो है स्थापित होते हैं। तो आंसर यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प की बात आ जाए तो यहाँ पे पाड़ शब्द ही लगाना है, ठीक है। कक्षा में जो है जेंडर रूढ़िवादिता जिसे कहते हैं हम, जेंडर स्टीरियोटाइप से बचने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। बाकायदा सिलेबस में टॉपिक लिख करके दिया है जेंडर रूढ़िवादिता, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ही। और जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, लिंग के प्रति आपके अंदर पारंपरिक जो है सोच, कि लड़का और लड़की में भेद करना, कि लड़की जो है किचन में खाना बनाएगी और लड़के जो हैं बाहर का काम देखेंगे, है ना। बड़े से बड़े सोच वाले आदमी जो इनको हम बहुत अच्छा मानते हैं, वो तक भी जो है इसी से पीड़ित है आज भी। इस, वो भले ही देखने में आपको लगते हो, अभी हाल ही में वो जो एक जो है आंख से अंधा था, राम जो जो भी नाम था उसका, भद्राचार्य पत्राचार्य जो भी नाम था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि वाइफ को जो है एक जो है मस्ती के लिए जो है खिलौना माना था, है ना। उसने बताया ना कि,
तो ये चीज़ इस तरीके की जो सोच होती है ना कि उससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि औरत क्या है, लड़की क्या है, इससे वो ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे। तो उसी की बात हो रही है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता ही है, वो चाहे जितने बड़े मुकाम पे पहुँच जाए, लेकिन जो बात जो पहले जैसा था वो हम मेरे अनुसार वो लास्ट तक वैसा ही रहता है, उसका चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब आंसर देख लेते हैं। लड़के और लड़कियों के को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। पारंपरिक भूमिका में नहीं, अपारंपरिक भूमिका। परंपराओं से चली आ रही भूमिका में नहीं, अपारंपरिक। जैसे हम कहते हैं कि लड़के को कह देना कि जाओ खाना बनाओ, चाय बना के लेके आओ, रोटी बेल के लेके आओ, रोटी जो है लेकर के आओ, ऐसा है ना। और लड़की को कहना जरा मेरा ये जो है बेटा जरा ये अकाउंट जरा देखना, इसमें अकाउंट में क्या क्या समस्या, इस तरीके के। या लड़के को कहना कि चलो रंगोली बनाओ, और लड़की को कहना कि जो है तुम जो है पटाखे छुड़ाओ, या फिर जो है घर से बाहर जा करके सामान लेकर के आओ। इस तरीके के अपारंपरिक भूमिकाओं में लगा देना। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। अगर हम बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हैं तो भाई बच्चों को एक्टिविटीज कराएंगे, तो यहाँ पे हम बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए प्रेरित करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था। ये कथन किसका है, ये रट लेना, ये स्टैनले हॉल का है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था एडोलेसेंस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल किशोरावस्था एडोलेसेंस एज को, जो कि 11 से अधिक एज की मानी जाती है, किशोर जो 11 12 13 साल के जो बच्चे होते हैं, इसको कहा है कि इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। तो दोस्ती यारी भी आ जाती है, हार्मोन्स भी बदल रहे होते हैं, तो इससे बड़ा तूफान आ जाता है उनके अंदर के, सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलता है, उथल पुथल होती है ना, बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हैं, हीरोइज्म होता है। तो वो इसलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा है। ऐसी सिचुएशन में या इस उम्र के बच्चों में सामाजिक जो है परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये दो जो 5-6 साल, जो 4-5 साल होते हैं ना इस बीच के, अगर इसमें परवरिश सही से कर दी जाए तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है जीवन में। अगर इसमें ध्यान न दिया जाए तो बच्चा का पूरी जिंदगी जो है उसी चीज से प्रभावित रहेगा। बात यहां पे समझ गए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आकलन का उद्देश्य होना चाहिए कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रूप में अंकित करना, या फिर जो है नंबरों के आधार पर उनको नाम मांकित करना, या फिर श्रेणी निश्चित करना, ए बी, ए प्लस, बी प्लस, इस तरीके से, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर संबंधित जो है अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। जो आकलन का आंसर होगा वही मूल्यांकन होगा। हालांकि आकलन और मूल्यांकन दोनों जो जिनका जो मूल्य है ना वो एक ही है। हाँ, मैंने प्रॉपर इसका वीडियो दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, आकलन लिख के आए चाहे मूल्यांकन है, आपका मूल उद्देश्य है बच्चे को जो है ये जानना कि भैया क्या कमी है। तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चे की स्पष्टता जानना है कि भैया क्या कमी है क्या नहीं है, उसकी गलतियों को समझना है और फिर उसका निदान करना है, यही इसका मूल उद्देश्य है। तो इस तरीके से हमारे जो आज का जो है टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।